टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं रूहानी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फिर से दहलाने की कोशिश की गई है और इस बार एक और आतंकी हमले करने की कोशिश की गई है। कारण यही है कि जिस तरह से पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो धूल चटाई थी, एयर स्ट्राइक किया था या फिर हम कहें सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हमने बताया था ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट जो है वहां पर करने की साजिश होती है। एक गाड़ी के अंदर आईडी मौजूद होती है। जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिलती है तो वो सतर्क रहते हैं और उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये सफलता है हमारे भारत की सरकार की, ये सफलता है हमारे सुरक्षा बलों की, ये सफलता है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी हैं और इनसे जाने कोशिश करेंगे कितनी बौखलाहट है पाकिस्तान में। एक तरफ से कोरोना काल चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ से आतंकी जो साजिश है उस पर पूर्ण विराम नहीं कर रहा है। हुड्डा साहब, क्या लग रहा है कि ये जो आईडी है जिस तरह से निष्क्रिय किया गया, सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी चाहिए हमारी सेना को, पुलिस को, सीआरपीएफ को, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी आतंकी बाज नहीं आ रहे। देखिए, पाकिस्तान ने तो कोरोना एपिडेमिक के दौरान भी अपनी हरकतें चालू रखी है। अगर आपने देखा होगा, सीज फायर वायलेशंस काफ़ी रही इन दिनों, और साथ साथ में रियाज नाइक का भी इंसिडेंट हो गया। वही नहीं, सोपोर में और कुपवाड़ा में सीआरपीएफ पर अटैक किए गए जिसमें सीआरपीएफ के 2 एहलकार शहीद हो गए। और उसके साथ साथ कुपवाड़ा के ऑपरेशन में आर्मी के कर्नल, आर्मी के मेजर पुलिस के सब इंस्पेक्टर और 2 आर्मी के और जवान ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दी। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि इन्होंने कार्रवाइयाँ, आतंकी कार्रवाई बहुत न सिर्फ जारी रखी बल्कि तेज़ भी कर दी। और इसके साथ साथ आप रिपोर्ट्स भी आई जो आपने देखी होंगी, इन्फिल्ट्रेशन की काफ़ी रिपोर्ट्स आई। मोस्टली इन्फिल्ट्रेशन आर्मी ने नाकाम कर दी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इन्फिल्ट्रेशन फिर भी हुई है। अंदाज़ा लगाना इसका एग्जैक्ट इसका नंबर मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि 60-70 के आसपास इन्फिल्ट्रेशन हुई है। हुड्डा साहब, रियाज नायकू की मौत भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कितनी बड़ी हमारी कार्रवाई है कि कहीं ना कहीं आतंक का वो चेहरा बुरहान वानी के बाद उसको आगे लेकर जा रहे थे। तमाम वो मासूम बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो कमर टूटी है। कितनी बड़ी कामयाबी हमें। देखिए, रियाज नायकू का खात्मा जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने ये बात समझनी है कि जहाँ पे एक कमांडर मारा जाता है टेररिस्ट्स का, उसके साथ साथ दूसरा कमांडर भी अपॉइंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कामयाबी हासिल नहीं करनी है या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे काफ़ी इनमें फ़र्क पड़ता है, इनके हौसले कम हो जाते हैं। और रियाज नाइक को ख़ास तौर पे इसने बड़े पैमाने पर काम किया था, ये लोकल रिक्रूटमेंट भी कर रहा था और इसने ड्रग्स का ट्रेड भी स्टार्ट किया था। और ड्रग्स के ट्रेड के द्वारा ये अपने जो नए लड़के रिक्रूट कर रहा था उनको पैसे भी बांटता था। और साथ साथ में इसने ओवरग्राउंड वर्क भी अपना नेटवर्क बना के रखा था जिनको पैसे बांटता था ये। यानी कि एक सस्टेंड सिस्टम था जिसको एक बहुत भारी धक्का लगा। नए लीडरशिप तो ठीक है, लेकिन उनको टाइम लगेगा उनको आने। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रियाज नायकू के बाद अब वो जो कुर्सी है, वो आतंक की जो फैक्ट्री बनाने की जो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी वो सैफुल्लाह को दी गई है। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि क्या वो रियाज नायकू जितना घातक है या उसकी सोच कुछ अलग है आगे अपने आतंकी संगठन को बढ़ाने के लिए? देखिए, ये अपने कमांडर तो लगाते रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो आतंकी है इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 1-2 साल के करीब होती है। कुछ लोगों कुछ की कम भी होती है, कुछ की 2 साल से कभी ज़्यादा भी होती है, लेकिन आमतौर पे 1 और 2 साल के दरमियान इनकी लाइफ स्पैन इनका होता है। इनके कमांडर, सो कॉल्ड कमांडर आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इसके पीछे हाथ कौन है। पाकिस्तान का जो हाथ है, जब तक उसको हम अच्छी तरह से ख़त्म न कर दें, उसको ऐसी एक इसका कॉस्ट फैक्टर इतना इंक्रीज़ करें पाकिस्तान के लिए कि उसके लिए टेररिज्म रखना जारी रखना उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़े, तब तक वो कार्रवाई करते रहेंगे। पाकिस्तान ने टेररिज्म में बहुत इन्वेस्ट किया है, पिछले 30 साल से वो टेररिज्म चला रहे हैं। उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना के रखा है, फंडिंग करते हैं, उनके दफ्तर चल रहे हैं यहाँ पे, ओवरग्राउंड वर्कर्स के, सेपरेटिस्ट के, उनके स्टाफ है। तो ये हाई टाइम है जहाँ पे एक हिंदुस्तान ने एक नया चेहरा दिखाया है टेररिस्ट को डील करने के लिए। और आपने जो बात कही कि
सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स भी हुई। ये अपने आप में एक हिंदुस्तान की एक पॉलिसी का एक सवाल बहुत बड़ा चेंज ना है। अभी हाल ही में एक मुद्दा जो है वो ये उठ रहा है कि विवाद जो है पैदा हो रहे हैं या फिर तनाव के बादल छा रहे हैं चीन और हिंदुस्तान के यहाँ पर एलएसी के पास। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं ये वही चाइना है जो मौलाना मसूद अजहर को, हमने जितने भी वीटो पावर की चीज़ें देखी हैं हमने देखा है कि वहाँ पर चाइना सबसे पहले आता था, वीटो का इस्तेमाल करता था और कहता था कि बचाव के लिए मैं आ गया हूँ मौलाना मसूद अजहर। लेकिन इस बार हमने बहुत बड़ी कामयाबी पाई क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। अब चाइना यहाँ पर एक बार फिर से एलएसी में कहीं ना कहीं वो तनाव पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी पाकिस्तान साथ दे रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं समझना चाहिए वो किस तरह का देश है और चाइना और नेपाल को भारत से खतरा है। किस तरह का खतरा है? देखिए, जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन आपने देखे होंगे। उन्होंने जो एक नया सवाल खड़ा किया था मैप के बारे में, उसका डिस्कशन उन्होंने रोक दिया पार्लियामेंट में। ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हिंदुस्तान के लिए। साथ में आपने देखा होगा चाइना पे भी जो काउंटर प्रेशर डेवलप हुआ, जो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग इंडियन ट्रूप्स ने दे दी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, उससे चाइना के जो हौसले हैं उनकी पोस्चरिंग में उसमें कमी आ गई है, उसमें नरमी आ गई है। और ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये वो भारत नहीं है जो पहले होता था, जिसको हम दबाते थे, वो डर जाते थे। हाँ, 62 या उसके बाद भी काफ़ी देर तक एक डोमिनेंट रोल रहा है चाइनीज़ आर्मी का। जहाँ जैसे अक्सर चीन उन्होंने कब्जा किया, वो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया उनको, वहाँ उन्होंने रोड बनाई, उन्होंने वो जो कॉरिडोर एक बनाया, वहाँ पे हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो माइल्ड प्रोटेस्ट था, वो उस टाइप का प्रोटेस्ट नहीं था जो हिंदुस्तान ने उस टाइम करना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी में काफ़ी चेंज आई है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, और साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन में भी काफ़ी इंडिया ने इम्प्रूवमेंट लाई। आपने देखा होगा चाइना ने जो बॉर्डर ये स्टार्ट किया गलवान वैली में और सिक्किम में भी, या लद्दाख में भी, पैंगोंग लेक के आसपास जो अभी उन्होंने अपनी पोस्टरिंग में कुछ बदलाव लाया और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के नज़दीक आए, उन्होंने कैंप वहाँ पर लगाए। तो ये अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें एक इनडायरेक्ट उनको वार्निंग आई अमेरिका की तरफ से कि आप अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग बंद कर दीजिए, हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर आपके साथ बात करेंगे, आप बता दीजिए, हम मीडिएशन करेंगे। लेकिन चाइना की जहाँ तक हम देखते हैं कि कहते हैं ये करते कुछ है और होता कुछ है, कहीं ना कहीं वो पॉलिसी मेकिंग में हम देख सकते हैं कि इनकी सोच बिल्कुल भिन्न होती है। हमेशा इनका प्लान कुछ होता है लेकिन सामने कुछ और आता है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। इससे पहले जब हमने देखा इमरान खान मुलाकात करते हैं अमेरिका में, तब कश्मीर के मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। जब भारत ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, कश्मीर पर हम ही बात करेंगे। अब यहाँ पर अमेरिका के रुख को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव रुख है। कश्मीर में मीडिएशन अलग बात है, कश्मीर हिंदुस्तान का इंटरनल इशू है, और हिंदुस्तान और चाइना दो सॉवरिन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोई इंटरनल इशू नहीं है। वो एक दो नेबरिंग कंट्री जो एक बहुत बड़ी कंट्रीज है दोनों, उनके आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट पर या बॉर्डर पे जो अपने अपने अलग अलग क्लेम्स हैं उसकी बात है। कश्मीर पे मीडिएशन हिंदुस्तान कभी नहीं मानेगा क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, मीडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक इंडिया चाइना की मीडिएशन की बात है, वो उसमें कोई इंटरनल इशू नहीं आता है। ये दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच में अगर एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है या काउंटर क्लेम आ जाते हैं, तो अमेरिका की तरफ से अगर मीडिएशन आई, ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक विक्ट्री है ये। और ये बात जाहिर है कि अमेरिका का जो पोस्चरिंग रहा है वो चाइना के अगेंस्ट रहा है, ख़ास तौर पे कोरोना एपिडेमिक के बाद। तो अगर अमेरिका ने इसमें मीडिएशन का ऑफ़र किया, इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो हिंदुस्तान की तरफ से एक चाइना को एक इशारा दे रहे हैं कि भाई आप अपने हद में रहो। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, चाइना ने 1962 के बाद कोई वॉर नहीं लड़ी। हम इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर जो चाइना का है उसको हम सेपरेट एंगल से देखना चाहिए। जहाँ तक इकोनॉमिक पावर का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का जीडीपी और चाइना का जीडीपी 1990 में बराबर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, काफ़ी तेज़ी से तरक्की की, और आजकल उनका जीडीपी इंडिया से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री पावर का ताल्लुक है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि 1962 के बाद चाइना ने कोई वॉर नहीं लड़ा, उनकी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, और उनकी पोस्चरिंग अलग है। जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी वो पोस्चरिंग अलग है, और
हकीकत कुछ अलग है, वो बिल्कुल सही है। उनकी पोस्चरिंग ये है कि किसी तरह से दबाया जाए, आँख दिखाया जाए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपाइंस हो, और या चाहे वो ताइवान हो, और चाहे वो अमेरिका भी एक तरीके से हो जहाँ ट्रेड वर्क करता है। 70% सर वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है, जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि पूरे विश्व में 70% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइना से आते हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद चाइना को खरी खोटी सुननी पड़ी है। अभी तक वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुई है। कोई नहीं जानता कि चीन के वुहान की लेबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ या कहीं ना कहीं कहाँ से हो, किसी को कोई जानकारी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुरू में जो रुख था वो चाइना के प्रति कहीं ना कहीं वो कुछ अलग ही था। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन किया, महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर आया है, चाइना को लग रहा है कि मेरी ज़मीन थोड़ी हिल रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं प्रोडक्शन कर रहा था, भारत की ओर रुझान तमाम देशों का ज़्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ है, लेकिन खरी खोटी जिनपिंग को सुननी पड़ी है, जो वहाँ के राष्ट्रपति। ये कोरोना वायरस के बाद तो एक बात साफ जाहिर हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि चाइना पे डिपेंडेंस रखना ठीक नहीं है और चाइना पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना ने कोरोना के बारे में बात बहुत हद तक छुपाई और नतीजा ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूरोप की है, चाहे अमेरिका है, वो अनप्रिपेयर्ड थी, उनको डायमेंशन नहीं पता था। अब ये बात अलग है कि ये वायरस नेचुरल था या लेबॉर्ट्री हुआ, लेबॉर्ट्री में हुआ, लेकिन वो बात अलग रख के चाइना ने इस मामले को बहुत छुपाया, दबाने की कोशिश की। नतीजे में पूरे वर्ल्ड को ये भुगतना पड़ा। उसका नतीजा अकेले अमेरिका में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं और पूरे वर्ल्ड में 3.5 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो इसलिए तमाम पावर्स ने, चाहे वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि चाइना को एक तरीके से आइसोलेट करना चाहिए और चाइना को हम और एक्सपेक्ट करें। ये बात ठीक है कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी की, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हासिल की? उन्होंने मोस्टली जो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हुई है यूरोप और यूएस में मोस्टली, उस टेक्नोलॉजी को म्यूचुअल कंपनीज के साथ म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट करके उन्होंने टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट की है और उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके प्रोडक्शन अपनी बढ़ा दी। और वही सही टेक्नोलॉजी नहीं, वो टेक्नोलॉजी उनकी अपनी नहीं है, वो अमेरिकन कंपनी के साथ एक टाई अप करके उनको पैसा देके टेक्नोलॉजी की उनको कहा जी हम आपको मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में देते हैं, आप यहाँ प्रोडक्शन कर लो, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी। बिजनेस माइंड है, हम कह सकते हैं बिजनेस माइंड, आपने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी। चाइना में इतनी कोई साइंटिफिक ज़बरदस्त नहीं है, वहाँ के लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उनकी बढ़ गई, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के सिलसिले में उनकी अपनी टेक्नोलॉजी कोई ज़बरदस्त नहीं है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वही सामान प्रोड्यूस करके उन्होंने वापस वर्ल्ड को बेचना शुरू किया, जिसके नतीजे में उनका इकोनॉमिक पावर काफ़ी बढ़ गया। लेकिन वो बात अलग है, लेकिन वर्ल्ड पावर्स ने और जो मैटर करती है कंट्रीज, उन्होंने अब रियलाइज़ किया है कि चाइना को थोड़ा आइसोलेट रखा जाए, क्योंकि ये हर चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। जापान ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि कंपनीज अगर वहाँ से रिलोकेट होगी, उनकी कंपनीज जापान में आ जाए या किसी और कंट्री में आ जाए, उनको फिजिकल इंसेंटिव दे देंगे, मॉनिटरी इंसेंटिव देंगे शिफ्ट करने के लिए। इसी तरह इंडिया में भी एक लहर चली है कि चाइनीज़ गुड्स को बायकॉट किया जाए, चाइनीज़ पे डिपेंड ना रहे, अपनी खुद प्रोडक्शन बढ़ा दें। हिंदुस्तान ने भी एक अमेंडमेंट में की रिसेंटली कि अगर चाइना से नेबरिंग कंट्री से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। पहले उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान था, अब चूँकि अब नेबरिंग कंट्रीज़ का आ गया उसमें चाइना भी जुड़ गया। इसका मतलब है कि ये चाइना के अगेंस्ट ही था। तो ये जो पोस्चरिंग अब इंडिया की है, वो चाइना को लेवल प्लेइंग फील्ड पे हिंदुस्तान वापस जवाब देती है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बॉर्डर एक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो बाकी मसले हो चाइना के साथ हैं। और चाइना भी रियलाइज़ करने लगा है कि हिंदुस्तान की जो धमकी है या हिंदुस्तान की जो काउंटर धमकी है, मैं कहूँगा धमकी तो उनकी तरफ से आती है, जो काउंटर जब वहाँ से हिंदुस्तान से आता है उसके बाद वो विड्रा करते हैं। आपने डोकलाम में भी देखा होगा, हिंदुस्तान ने जब वापस जवाब दिया तो वो विड्रा करके, यहाँ पे भी अब वो गिलवान वैली और पैंगोंग में भी वहाँ पे भी उसी टाइप का डेवलपमेंट देखने में आ रही है। तो ये हमने देखना है कि चाइना का जो मिलिट्री पावर है, जो उसने हवा बना के रखा है, उसको दबा के रखे
और जितनी एग्रेसिव पोस्चरिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंडिया की रही जैसे अभी चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। चाइना अपने हदूद में रहेगा, वो कोई ऐसा वेंचरिंग नहीं करेगा। और साथ में मैं ये इस बात पर भी जोर देना दूँगा इस बात पर, चूँकि एक बड़ी बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि चाइना का मिलिट्री पोस्चरिंग देख के, इकोनॉमिक पोस्चरिंग देख के, उसका अजहर मसूद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को खुले आम सपोर्ट करना, पाकिस्तान को खुले आम सपोर्ट करना, जब सारी वर्ल्ड कंट्रीज़ न सिर्फ मानती है बल्कि इसका प्रूव भी आया है कि सारा टेररिज्म का जो मदर ऑफ टेररिज्म है वो पाकिस्तान है। जितने भी टेररिज्म इंसिडेंट्स वर्ल्ड ओवर होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ कहीं न कहीं से आता है, चाहे वो टेररिस्ट के रूप में, चाहे फंडिंग के रूप में, चाहे ISI के रूप में हो। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने भी एक अपने जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनको चाइना से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ और नज़दीकी रिश्ते बनाने चाहिए। उसमें एक दूसरे की मदद के लिए भी उनको एक किस्म का एक ट्रीटी करना चाहिए जिसमें ख़ासतौर पे अमेरिका आता है, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, क्योंकि ये सारे ये जो साउथ चाइना सी है इसमें भी चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंट्री जो है और साथ में US मिलके एक किस्म का एक ग्रुप अलायंस बनना चाहिए। ये तभी चाइना अपने हदूद में बैठेगा, नहीं तो हर एक नेबरिंग कंट्री को ये तंग करता है, इसकी आदत पड़ी है कि तंग करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे, दबा के रखे, और अगर कोई वापस टकरे तो तब चुप बैठ जाए। तो इस बात को हमेशा एक्शन का रिएक्शन नहीं जाता है इसी तरह। तो अगर एक अलायंस बन जाए इन लाइक माइंडेड कंट्रीज की, जिसमें मैंने कुछ कंट्रीज का नाम लिया, US, इंडिया, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, तो ये अगर इकट्ठे हो जाए तो चाइना को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो डील करते हैं सेंट्रल लेवल पे, उनको ये बात अब सोचनी चाहिए और उस पर तरीके से अमल भी करना चाहिए। शुक्रिया, साफ तौर पर उनका साहब से बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से एक बात जो है वो सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये कोरोना काल है, हम इसमें सिमट कर नहीं रह सकते हैं, स्वदेशी को हमें अपनाना है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो चाइना से होती है, तो ये कहीं ना कहीं आग्रह भी है कि अपने देश से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे भारत जो है वो सशक्त बन सके। और अगर हम कह रहे हैं कि सुपर पावर ये तमाम नेशन है, तो कहीं ना कहीं हम भी उस पावर में अब फॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व देश का एक ऐसा नेता कर रहा है जिसने जीत का परचम हर एक मोर्चे पर लहराया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रिश्ते मजबूत है, उसी का कारण है आज भारत जो है हर एक दिशा में अव्वल आ रहा है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं